अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारी दास्तान जो कि अभी जारी है वो मालेगांव और उसके ज़मीनी किले बनाने वाले राजा बहादुर के लिए ख़ास है। कहानी में और बहुत से किरदार है, लेकिन हम उन सबको नज़रअंदाज करेंगे और राजा बहादुर और मालेगांव के ताल्लुक़ से जितनी भी बातें हैं सिर्फ़ और सिर्फ उसी पर बात करेंगे। तो कहानी का चौथा हिस्सा या चौथा पार्ट भाव की उदगीर की जंग जीतने के बाद ख़त्म हुआ था। अब उसके आगे का हाल सुनने के लिए चलते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आगे का हिस्सा आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। मालेगांव हिस्सा नंबर 5। उदगीर की लड़ाई जीतने और 60 लाख का मुल्क को हासिल करने की वजह से भाव का हर तरफ डंका बज रहा था, इसलिए सबकी नज़र उसी पर पड़ी। 16 मार्च 1760 को भाव दिल्ली की तरफ रवाना हुए। उनके साथ 50,000 फौजी, अच्छी तोपें और गोला बारूद था। पेशवा का लड़का विश्वास राव भी साथ कर दिया गया। दामाजी गायकवाड़, यशवंतराव पवार, नारू शंकर, विठ्ठल शिवदेव, बलवंतराव महिंदड़े और नौजवान नाना फडणवीस जैसे नामी गिरामी सरदार उनकी हमराही में रवाना हुए। रास्ते में मल्हार राव होलकर, सूरजमल जाट और इब्राहिम खान गादी भी शामिल हो गए। ये फ़ौज मई में ग्वालियर पहुंची और जुलाई 1760 में दिल्ली पहुंची और किले के बाहर मोर्चा लगा लिया। किले में उस वक्त अहमद शाह अब्दाली की तरफ से याकूब अली ख़ान वज़ीर था। इब्राहिम खान गारदी ने 3 तोपों की मार मारी। अब्दाली भी मदद न कर सका। उसने याकूब अली ख़ान को ख़त लिखकर भेजा कि किला दिल्ली मराठा अपवाश के लिए छोड़कर चले आओ, वहाँ मुकाबला करने की ज़रूरत नहीं है। याकूब खान और दूसरे मुसलमान ख़ानदानों को मराठों ने नाव के ज़रिए जमुना पार जाने दिया। अगस्त 1760 को दिल्ली के लाल किले पर भाऊ ने मुकम्मल कब्ज़ा कर लिया। नारू शंकर राजे बहादुर हो गए। भाऊ का इरादा पेशवा के बेटे विश्वास राव को दिल्ली के तख्त पर बिठाने और ओध के नवाब शुजाउद्दौला को वज़ीर बनाने का था, लेकिन सबके मशवरे से विश्वास राव की तख्त नशीनी को चंद रोज़ के लिए मुअख्खर कर दिया गया। भाऊ साहब ने अजीज़ुद्दीन आलमगीर सानी के 14 साला कमसिन बेटे आली गौहर को तख्त पर बिठाया और नारू शंकर को राजा बहादुर का खिताब देकर उन्हें वज़ारत दे दी। उनके हाथ में लाल किला, दिल्ली शहर और ख़जाने का मुकम्मल इख्तियार सौंप दिया गया और उनके साथ 5,000 फ़ौज रखी। ये इंतज़ाम करने के बाद सदाशिव भाऊ अब्दाली से 2-2 हाथ करने के लिए पानीपत की तरफ रवाना हुए। अब्दाली की फ़ौज के मुकाबिल मोर्चे लगाए गए, लेकिन जंग शुरू करने की बजाय दोनों फ़ौजें महीनों आमने सामने पड़ी रही। अगर भाऊ फ़ौरन हमला कर देते तो शायद नतीजा कुछ और होता, मगर न जाने क्यों उसने इंतज़ार को तरजीह दी। उस दौरान भाऊ नारू शंकर और गोविंद बल्लाल से रुश्द और पैसा भेजने का मुस्तकिल तकाज़ा करता रहा, मगर अफ़गान किसी किस्म की रुश्द भी पहुँचने नहीं दे रहे थे। नजीब खान और शुजाउद्दौला अहमद शाह अब्दाली का खर्च उठा रहे थे, मगर कब तक? दोनों फ़ौजों पर भूखों मरने की नौबत आ गई, इसलिए सुलह की कोशिश शुरू हुई। नारू शंकर को इख्तियार सौंपने की हिकमत। नारू शंकर को किला, शहर और ख़जाने का इख्तियार सौंपने का जो फ़ैसला भाव ने किया था वो बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि पैसा वसूल करने की नारू शंकर की सलाहियत सब पर आया थी। आली गौहर को तख्त पर बिठाने के एवज़ था। अमली तौर पर यह तकरीब के वक्त आली गौहर की मां ने सिर्फ 5 लाख के ज़ेवरात दिए थे। हालत ये थी कि बादशाहत खुद भिखारी हो गई थी, इसलिए बहुत ज़्यादा सख्ती भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन ये अफवाह भी थी कि किले में 10-12 करोड़ रुपये कहीं छुपा कर रखे गए हैं। भाऊ को गालिबन यकीन था कि उसे होशियारी से निकालने का काम नारू शंकर के अलावा और कोई नहीं कर सकता। भाऊ साहबाची कैफियत में लिखा है कि नारू शंकर ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किले के सरदारों से पैसा निकलवाया, जिसकी वजह से
मराठों के ताल्लुक से दिल्ली के लोगों में मैल आ गया। नारूशंकर बतौर सालिस। नारूशंकर सिर्फ जंगजू सिपे सालार ही नहीं थे, सियासी हिकमत अमली से भी बखूबी वाकिफ़ थे। भाऊ को उनकी इस सलाहियत का इल्म था। इसकी कोशिश ये थी कि ओध का नवाब शुजाउद्दौला अब्दाली के साथ न जाने पाए, इसलिए उसने ग्वालियर से ही नारूशंकर को शुजाउद्दौला से मुलाकात के लिए रवाना कर दिया था। शुजाउद्दौला का कहना था कि अगर तुम आली गौहर को बादशाह और मुझे वज़ीर बनाने का कसम खाकर वादा करो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उधर नजीब खान भी शुजा को अपने साथ मिलाने की जद्दोजहद में लगा हुआ था। भाऊ ने दोबारा रामाजी अनंत और नारूशंकर के ज़रिए शुजा को पैगाम दिया कि अगर दिल्ली में अफ़गानों की हुकूमत हो गई तो तुम्हारी बर्बादी होगी, इसलिए तुम हमारे सहारे लखनऊ में खुशहाली के साथ रहो, तुम किसी तरफ मत जाओ, हमें सिर्फ तुम्हारी वाली हिमायत चाहिए, जंग हम लड़ेंगे। मगर भाऊ की कोशिश नाकाम रही और शुजाउद्दौला अब्दाली के साथ चला गया। पानीपत के मैदान में सुलह की जो गुफ्तगू हुई उसमें मराठों की तरफ से नारूशंकर ने और अब्दाली की तरफ से नजीब खान और शुजाउद्दौला ने हिस्सा लिया। लेकिन नजीब खान सुलह होने देना नहीं चाहता था। उसका ख्याल था कि अगर आज मराठों को सबक नहीं सिखाया गया तो कभी कामयाबी नसीब नहीं होगी, इसलिए सुलह की बातचीत नाकाम हो गई। इस तरह नारूशंकर की शख्सियत का एक नया पहलू हमारे सामने आता है। साथ ही ये भी मालूम होता है कि मराठा सरदारों में उनका मुकाम कितना बुलंद था और उन पर किस कदर एतमाद किया जा सकता था। आखिर रोज़ क़यामत आ पहुंचा। आखिरकार वो दिन आ गया जो मराठों की तारीख़ में एक सियाह दिन के तौर पर याद किया जाता है। 14 जनवरी सन 1761 ईस्वी बुध के दिन सुबह 9 बजे दोनों फ़ौजों में लड़ाई शुरू हुई और 3 पहर की लड़ाई के बाद मराठों के पांव उखड़ गए। मल्हार राव होलकर पहले ही निकल आया था। 2:15 पर पेशवा का लड़का विश्वास राव हलाक हुआ और उसके बाद भाव भी मारा गया। मराठा फौज में भगदड़ मच गई, जिसके जिधर सिंह समाये भाग निकला। 40,000 लोग काटे गए। घोड़े 60,000 थे, सिर्फ 6,000 जिंदा रहे। तोपें और तमाम सामान अब्दाली की फ़ौज के कब्ज़े में चले गए और जो बच गए थे उनको बेइंतहा मुसीबतें झेलनी पड़ी। ये एक अलग दास्तान है जिसकी तफसील हमारे मौजू से बाहर है। नारूशंकर का फ़रार। नारूशंकर चूँकि 5-7 हज़ार फ़ौज के साथ किले की हिफाजत पर मामूर थे, इसलिए वो पानीपत की लड़ाई में न जा सकी। उनके पास 40 लाख का ख़जाना था। दूसरे दिन शाम को होलकर का दीवान गंगूबा तातिया फ़रार होकर दिल्ली आया और उसने नारूशंकर के यहाँ खाना खाया और पानीपत में ज़बरदस्त शिकस्तों की खबर देकर कहा कि अब भगवान तुमको जो रास्ता दे निकल भागो, इसके अलावा चारा नहीं है। तुम इतने आराम से क्यों बैठे हो? ये सुनकर नारूशंकर के अवसान ख़ता हो गए। ख़जाना लेने का होश भी ना रहा और फ़ौज के साथ निकल खड़े हुए। एक किताब में लिखा है कि जाने से पहले राजे बहादुर ने लाल किले की एबी सेंसन दारोगा हबस खान को बकाया रकम अदा की। बेगम जीनत महल को 3.5 लाख रुपये नकद और बहुत सा कीमती सामान अता किया और अपने ख़ानदान और साजो सामान के साथ बाहिफाजत निकल आए। उधर बेटे और भाई की मौत के सदमे से 23 जून 1761 को नाना साहब पेशवा का भी इंतकाल हो गया। फ़रार के असरात। तारीख़ नवीसों ने पानीपत में मराठों की शिकस्तों की बेशुमार वजूहात बयान की है, लेकिन वह हमारे मौजू से बाहर है। हमें सिर्फ इतने ही वाक़यात का बयान करना है जिसका ताल्लुक़ नारूशंकर राजे बहादुर से आता है। नारूशंकर ने चाहे ख़जाना छोड़कर राह फ़रार इख्तियार की हो या साथ लेकर उनके फ़रार ने
एक बार फिर तारीख का रुख बदल दिया। अगर वो दिल्ली में जमे रहते तो शायद पेशवाई में उनकी शोहरत आसमानों की बुलंदियों को छू लेती। मल्हार राव होलकर की तरह उन पर भी बुज़दिली और नाआक़िबत अंदेशी का इल्ज़ाम लगा। उनके ताल्लुक़ से बहुत से तबसरे किताबों में मौजूद है। उसके साथ ही साथ पेशवा को तहरीर करदा कई खतूत भी दस्तयाब है, जिनमें नारू शंकर के फ़रार को गैर ज़रूरी करार दिया गया है। चंद खतूत का तज़किरा यहाँ किया जाता है। नंबर 1, अंताजी मांकेश्वर ने अपने रवायती अंदाज में लिखा है कि नारू शंकर को दिल्ली से फ़रार होने की ज़रूरत नहीं थी। पहले के अब्दाली के हमले में भी वो इसी तरह फ़रार हो गया था। इस नामर्दी के लिए उसका सर कलम कर देना चाहिए। अगर कोई यूरोपी फ़ौज का कमांडर दिल्ली में होता तो इस हालत में आखिरी लम्हे तक वहाँ से हिलता भी नहीं। नंबर 2, J.S. सरदेसाई ने लिखा है कि मल्हार राव होलकर जब दिल्ली पहुंचा तो बजाय नारू शंकर की मदद करने और दोनों के वहां जम कर रहने के वो जुनूब की तरफ चले आए। ये उनकी दिलेराना फितरत और इज़्ज़त व वक़ार को ज़ेब नहीं देता। नंबर 3, भखर भाऊ साहिबाची में लिखा है, 40 लाख का ख़जाना छोड़कर दिल्ली से भाग जाना ये नारू शंकर की बुज़दिली की अलामत नहीं है तो क्या है। नंबर 4, काशी राज का ख़त नाना परिंदरे के नाम। दिल्ली में इत्मीनान था, वहाँ अब्दाली का ज़ोर न था, इसलिए नारू शंकर के वहाँ से निकल आने की ज़रूरत भी नहीं थी। नंबर 5, आखिर में हम हिंदुस्तानी अर्वाचीन इतिहास में J.S. सरदेसाई का तवील तबसरा पेश करके ये मौजू यहीं पर ख़त्म करते हैं। वो लिखते हैं कि नारू शंकर के ज़िम्मे दिल्ली का इंतज़ाम था। उसके पास 7-8 हज़ार की फ़ौज थी। सरकारी ख़जाना 5 लाख का था और शिंदे और साहूकारों का ख़जाना 5-6 लाख था। वो सब उसी तरह छोड़कर पानीपत की खबर सुनते ही फ़ौज के साथ फ़ौरन दिल्ली से निकल खड़ा हुआ। दिल्ली एक मजबूत जगह है। किले में भरपूर रुज़्दो और गोला बारूद था, जो 3-4 महीने के लिए काफ़ी था। इसलिए वो वहाँ पर बिल्कुल महफूज तरीके से रह सकता था। अगर नारू शंकर फ़रार ना हो जाता तो पानीपत से आने वाली फ़ौज को पनाह मिलती और वो लोग वहाँ जम कर रह सकते थे। अफ़गानी लोग उनके पीछे आ भी नहीं रहे थे। नारू शंकर के फ़रार हो जाने की वजह से अब्दाली ने आकर 7 दिनों के अंदर दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद वो तेज़ी से अपने मुल्क को रवाना हो गया। उसके साथ ही सरदेसाई ने ये इंकशाफ भी किया है कि नारू शंकर ने 23 फरवरी सन 1761 के ख़त में पेशवा को लिखा कि खुदा के फजल से पेशवा का राज कायम है। इससे ये साबित होता है कि मराठों ने जंग हारी थी, हौसला नहीं हारा था। नंबर 6, मुफ्ती इंतज़ामुल्लाह ने नवाब नजीबुद्दौला और जंग पानीपत में लिखा है, गलती तो भाव से भी हुई। वो होलकर की तरह राह फरार इख्तियार करके दिल्ली का रुख करता तो यहाँ 2-3 दिनों में राजा नारू शंकर की जमीयत और पानीपत से बचकर लौटने वालों की खासी बड़ी फ़ौज तैयार हो सकती थी। मगर किस्मत से लाचार था। एक और सुनहरी मौका उस फरार की वजह से हाथ से निकल गया। लड़ाई के सिर्फ 4 दिन बाद दिल्ली में मराठों के सफ़ीर हंगने ने अब्दाली से सुलह की बातचीत करके एक मुआहदा करना तय कर लिया था। अब्दाली ने भी पेशवा को सुलह की बातचीत के लिए खतूत लिखे थे, लेकिन पेशवा की जहनी हालत ठीक नहीं थी। सरदेसाई ने साफ साफ लिखा है कि अगर मल्हार राव होलकर और नारू शंकर दिल्ली में रुक जाते या जिस वक्त तो उन्हें हिंगने ने बुलवाया था वापस आ जाते तो बावकार तरीके से सुलह की बातचीत हो सकती थी। बहरहाल इसमें शक नहीं कि नारू शंकर के फरार ने शिकस्त खोरदा मराठा फ़ौज के हाथों से संभलने और नए सिरे से जंगी हिकमत अमली इख्तियार करने का मौका छीन लिया। नारू शंकर के दामन से बदनामी का ये दाग अब कभी मिट नहीं सकता। जागीरें ज़ब्त हुई। महीने 2 महीने में पेशवा और उनके करीबी मुशीरों को पानीपत की सारी हकीकत मालूम हो गई। नारू शंकर और होलकर के इस गलत इक़दाम को पेशवा ने सख्त नापसंद किया और उनकी जागीरें ज़ब्त कर ली। पवार
और शिंदे की जागीरें भी जब्त हुई, मगर जल्द ही लौटा दी गई। सब की तरफ से मल्हार राव होलकर ने वकालत करते हुए पेशवा से कहा कि हमने बाजीराव के ज़माने से आज तक पूरी ईमानदारी, दयानतदारी और वफादारी के साथ खिदमत की है, कभी ज़बान नहीं खोली, आज भी हमने कोई गलती नहीं की। पेशवा ने उन सब का कसूर माफ़ कर दिया और 14 अप्रैल सन 1761 को हुक्म जारी किया कि मल्हार राव इंदौर में रहें, विट्ठल, शिवदेव, नारूशंकर और गणेश ये सब छावनी में रहकर इंतज़ामात करें। जहाँ तक नारूशंकर का ताल्लुक़ है, पेशवा माधवराव अव्वल कुछ दिन उनसे नाराज़ रहे, लेकिन नारूशंकर ने राक्षस भवन वगैरह की लड़ाई में जुर्रत का मुजाहरा करके अपने ऊपर लगा हुआ इल्ज़ाम धो डाला और पेशवा की नाराज़गी दूर कर दी। श्रीमंत पेशवा ने नारूशंकर को सरंजामी सरदार बनाकर उनकी वफादारी का एतराफ़ किया। नारूशंकर दोबारा सरगर्म अमल। सियासत में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, सिर्फ उसी ज़माने में नहीं, हर ज़माने में हाकिम आला के मुसाहिबीन की रेशा दवानियों की वजह से सियासत इंतशार का शिकार रहती है। फिर भी ये बात काबिल ज़िक्र है कि मुग़ल सल्तनत की दरबारी साजिशों और आपसी नाचाकियों ने जान और माल का जितना नुकसान किया, उसका अशर अशीर भी मराठों के हिस्से में नहीं आया। ये देखकर हैरत होती है कि मराठा सरदार आपस में रंजिश हो जाने के बाद सुलह, सफाई और मेल मिलाप का जो भी पहला मौका मिलता उसे गंवाते नहीं थे और एक दूसरे को माफ़ करके अपनी सरगर्मियों में यूँ मसरूफ़ हो जाते थे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। नारूशंकर ने भी मराठा शाही के लिए अपनी खिदमत का ज़ोर और शोर से दोबारा आगाज़ कर दिया। अब हम पानीपत की लड़ाई के बाद उनके इंतकाल तक तारीख़ की किताबों में जहाँ उनका ज़िक्र मिलता है उसे बयान करने जा रहे हैं, ताकि उनके ताल्लुक़ से कोई मालूमात छूटने ना पाए। फ़ौज के साथ रवानगी। पानीपत की शिकस्त को अभी 3 महीने गुजरे थे। अगरचे नारूशंकर पर बहुत से इल्ज़ामात लगे, लेकिन पूना दरबार में उनकी ज़रूरत अभी भी बाकी थी। इसीलिए नाना साहब पेशवा ने अपनी मौत से सिर्फ 2 महीने कबल नारूशंकर की फ़ौजी खिदमत दोबारा हासिल करने का फ़ैसला किया। 4 अप्रैल को ज़ब्त शुदा जागीरें लौटाने के बाद 14 अप्रैल सन 1761 को उसने हुक्म जारी किया, दादा साहेब रघुनाथ राव और बाबूजी नायक 20,000 फ़ौज के साथ बरहानपुर तक जाए और शुमाली हिंदुस्तान पर दबाव डाले। बाद में नारूशंकर वगैरह 30,000 फ़ौजों के साथ जाएं। जब तक वहाँ का इंतज़ाम पूरा ना हो जाए वहीं पर नर्मदा के उसी तरफ रहें। बाद में गुजरात पर दबाव डाले और दमाजी के पास से कुछ रुपया हासिल करें। मुंदरजा बाला खतूत से पूरे तौर पर वाज़े नहीं होता कि नारूशंकर को फ़ौज के साथ कौन सी मुहिमात में हिस्सा लेने के लिए भेजा गया। जहाँ तक रघुनाथ राव के दूसरे ख़त का ताल्लुक़ है, तारीख़ की किताबों की गहराई में उतरने से मालूम होता है कि उस वक्त पेशवा और दादा साहब दोनों हैदर अली के ख़िलाफ़ मुहिम में हिस्सा लेने के लिए कर्नाटक जा रहे थे। दादा साहब ने शायद इसी मुहिम के लिए फ़ौज रवाना की थी। उसके बाद के वाक़यात इस बात के शाहिद है कि तारीख़ का सफ़र ख़त्ते मुस्तकीम में नहीं होता, इसमें बहुत से ख़तरनाक मोड़ आते हैं और कभी कभी तो ऐसे अचानक आते हैं कि ख़ुद तारीख़ भी हैरान रह जाती है। आइए वाक़यात पर नज़र डालें। नारूशंकर से पेशवा की नाराज़गी। वाक़यात को समझने के लिए 9 अप्रैल सन 1762 के एक ख़त का मुताला बारीक बीनी से करने की ज़रूरत है। इस ख़त के ज़रिए बहुत से सरबस्ता राजों से पर्दा उठ जाता है। यहाँ पर ख़त के सिर्फ वही हिस्से दिए जा रहे हैं जिनका ताल्लुक़ नारूशंकर से आता है। राजश्री बापूजी महादेव गोस्वामी की खिदमत में पेशवा ने निज़ाम अली की शिकस्तों के बाद राजश्री नारूशंकर को 20,000 फ़ौजों के साथ रवाना करके खुद कर्नाटक जाने का मंसूबा बनाया। चलते वक्त उन्होंने सोचा कि सिंधे की सरदारी यानी दीवानगिरी
किसी मोतबर आदमी के सुपुर्द किए बगैर कारोबार ठीक तरह से नहीं चल सकता। उनका इरादा था कि नारू शंकर ये कारोबार संभाले, लेकिन न जाने किस वजह से नारू शंकर के दिल में शक पैदा हो गया। राजश्री नारू शंकर मालेगांव यहाँ से 30-32 कोस पर खानदेश सूबे में है। राजश्री महादजी शिंदे ने बहुत मिन्नत समाजत की, पांव भी पड़े, लेकिन वो नहीं गए। ये खबर श्रीमंत पेशवा को मालूम हुई। महादजी शिंदे ने भी नारू शंकर के ताल्लुक से कई मुखालिफाना बातें लिखी। इसकी वजह से श्रीमंत बहुत नाराज़ है। राजश्री नारू शंकर ने राजश्री इच्युतराव गणेश को पूना रवाना किया कि वो पेशवा से मुलाकात करेंगे, वहाँ से अंदिया लेकर नाना नारू शंकर को लिखेंगे, उसके बाद ही नारू शंकर पूना जाएंगे। लेकिन घर बैठने की वजह से श्रीमंत बहुत नाराज़ है। इस खत से जो बातें मालूम होती है उन्हें इसी मरहले पर समझ लेना ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि पेशवा नारू शंकर को महादजी शिंदे का दीवान यानी ग्वालियर का 1762 में ही बनाना चाहते थे। ये ओहदा उन्होंने 4 साल कबल कबूल कर लिया था। पेशवा सिर्फ इसलिए नाराज़ नहीं था कि उन्होंने दीवान के ओहदे की पेशकश ठुकरा दी थी, बल्कि उसके और भी असबाब थे। पेशवा ने कर्नाटक में हैदर अली के ख़िलाफ़ जो लश्कर रवाना किया था उसमें रघुनाथ राव और नारू शंकर दोनों थे, लेकिन रघुनाथ राव ये मुहिम अधूरी छोड़कर वापस पूना आ गया। ऐसा मालूम होता है कि नारू शंकर भी रघुनाथ के साथ वापस आ गए थे। दर हकीकत माधोराव पेशवा और रघुनाथ राव दोनों चचा भतीजे के इख्तिलाफ की शुरुआत हो चुकी थी। बाद के हालात का मुताला करने से शुबा होता है कि नारू शंकर ने इब्तिदा ही से रघुबा दादा का साथ देने का मन बना लिया था, इसलिए वो पेशवा के बुलाने पर नहीं गए और शिंदे की दीवानगिरी कबूल करके दादा साहब को नाराज़ करना पसंद नहीं किया। बापूजी महादेव ने तातिया साहब को 20 अप्रैल 1762 ईस्वी के ख़त में लिखा कि मैंने नारू शंकर को कई ख़त लिखे, लेकिन उन्होंने एक का भी जवाब नहीं दिया। इसका सबब मालूम करके लिखो। उनके ऊपर राघुबा दादा का कोई दबाव था या और कोई सबब था जिसकी वजह से उन्होंने बापू जी महादेव को जवाब देना गवारा नहीं किया, कुछ पता नहीं चलता। अलबत्ता यह अंदाज़ा ज़रूर होता है कि उन्होंने दिल ही दिल में कोई फ़ैसला कर लिया था। तारीख़ में ऐसे कई मकामात आते हैं कि एक सच्चे सेनापति के लिए ये फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है कि वो किसका साथ दे, जबकि वो दोनों का एहतराम दिल से करता है। बहरहाल नारू शंकर की खामोशी इस बात का सबूत है कि उनकी छठी हिस्स ने चचा भतीजे के दरमियान अंदर ही अंदर पकने वाले लावे की आंच महसूस कर ली थी और उनके कानों ने मुस्तकबिल करीब में उठने वाले तूफ़ान के कदमों की चाप सुन ली थी। टू बी कंटिन्यू, आगे अभी जारी है। जल्द मिलेंगे।